विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद ओम जी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है? उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। तो हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का, उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। इसीलिए बहुत व्यापक स्तर पे हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है, बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं, तो इस बार स्वयं गणना की भी सुविधा है पूरे देश में। अन्य राज्यों में यह व्यवस्था ऑलरेडी लागू है जो हमसे पहले जनगणना जिनकी नियत थी। 7 मई से हमारे यहाँ स्वयं गणना की सुविधा लागू होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर, जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं, वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड, उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं। उस समय भी आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वयं गणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे। तो सभी तरीके की सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध हैं। हमारी आशा ये है कि इतने व्यापक स्तर पे जनमानस तक हम लोग पहुंच रहे हैं और इतनी अधिक संख्या में कार्मिकों की तैनाती की गई है, तो इस कार्य को हम सुगमता से 30 दिन के मध्य कर लेंगे। मैम, जैसा आपने बताया, तो पहले चरण में घरों से किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जाएगी? पहला जो हमारा चरण होता है उसको मकान सूचीकरण कहा जाता है। सेंसस के 2 फेजेस होते हैं। पहला जो हम अभी करने जा रहे हैं मई में, वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, और दूसरा चरण होता है जनगणना, मतलब एक एक व्यक्ति की गणना। पहले चरण को आप इस तरीके से समझिए कि हमें घर के लेवल का, एक हाउस होल्ड लेवल का क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली हम लोग पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है कि एक ही घर में बहुत सारे अलग अलग समुदाय के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग रहते हो, बट वो फेज 2 में पूछा जाता है। फेज 1 में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो उस घर से संबंधित होता है। किस प्रकार की फर्श है, कितने कमरे हैं, क्या सुविधाएं हैं उस घर में, क्या एसेट्स हैं, क्या परिसंपत्तियां हैं, क्या उस घर में वाहन की उपलब्धता है, मोबाइल, रेडियो, ट्रांजिस्टर की उपलब्धता है, उस घर के जो परिवार है जो उस घर में रह रहा है उनके निवासियों का मुख्य अनाज क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देश में एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान का बार बार हम लोग संकल्प लेते हैं, तो स्वच्छता से संबंधित प्रश्न भी होते हैं कि क्या शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जल की निकासी का क्या माध्यम है, बिजली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। तो बेसिकली हम हाउस होल्ड लेवल डेटा फर्स्ट
फर्स्ट फेज में कलेक्ट करते हैं, और 34 जो ये प्रश्न है वो इसी प्रकार के प्रश्न है जो आपके घर की स्थिति के बारे में आकलन करते हैं। अच्छा मैम, ये जो स्वगणना होगी उसमें भी यही 34 सवाल होंगे, और इनकी क्या उपयोगिता, मतलब इससे क्या तय करते हैं? इससे ये जो हमारा मकान सूचीकरण का जो भी डेटा इकट्ठा होता है, यही हमारी सारी मुख्य योजनाओं का आधार बनता है, क्योंकि जब हमारा डेटा प्रकाशित होता है तो वो राजस्व, ग्राम और वार्ड तक प्रकाशित होता है, और उससे भी नीचे छोटी छोटी इकाइयों पे भी हमारा डेटा उपलब्ध होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन हम लोग नहीं दे पाए हैं, कहां पर ऐसा है कि अभी भी लोग पुराना स्रोत यूज कर रहे हैं ईंधन का, तो शायद हमें एलपीजी देने की जरूरत है। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर जल का कोई अच्छा साधन नहीं है, लोग अभी भी पानी लेने के लिए दूर जा रहे हैं, तो हम इस प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली देश की जितनी भी मुख्य योजनाएं हैं उनका सबका डेटाबेस इस माध्यम से आता है। मैं ये भी बताना चाहूंगी सभी श्रोताओं को कि जो ये प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं, ये एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी समस्त मंत्रालयों की उस पर मंथन करती है। फिर ये निर्धारित किया जाता है कि हम किन प्रश्नों पर अपनी जनसंख्या से बात करना चाहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही सोच विचार करके निर्धारित किए जाते हैं, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी आने वाली योजनाओं में रिफ्लेक्ट करते हैं। जी, जैसे आपने बताया ये सवालों के जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे योजनाओं का बनाने में मदद मिलेगी। तो स्वगणना पोर्टल पर जानकारी देते समय लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वगणना पोर्टल पर जानकारी देते वक्त आपको ठीक उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जो आपको अपने प्रगणक को जानकारी देते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे आप पोर्टल के माध्यम से जानकारी दे रहे हो, चाहे आप प्रगणक को जानकारी दे रहे हो, आपके 34 प्रश्न जो हैं वो नियत हैं, वो पूरे देश के लिए एक समान है। वो 34 प्रश्न तो सेम ही रहेंगे, आपके घर की स्थिति, परिसंपत्तियां, जल निकासी, अनाज। स्वगणना पोर्टल पे जो दो मुख्य चीजें मैं बताना चाहूंगी कि एक तो एक परिवार एक मोबाइल नंबर को एक ही बार यूज कर सकता है। एक पहली चीज ये है कि आप जिस मोबाइल नंबर को दे रहे हैं उस पे आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आपको रखना है अपने एन्यूमरेटर को देने के लिए। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि स्वगणना के पोर्टल में कहीं ना कहीं आपको अपनी एक लोकेशन निर्धारित करनी होती है, और ये सभी जितने भी हमारे एप्स, जितना भी हमारा डेटा कलेक्शन का है, सभी कुछ ऑफलाइन है, तो आपको वो लोकेशन ढूंढनी होती है मैप पे। तो आप चाहे अप्रोक्सीमेट लोकेशन दे दें, 200 मीटर इधर उधर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद एकदम टेक्निकल लोकेशन ना दे पाए, बट आपको कहीं ना कहीं ये बताना जरूरी है कि आप कहां पर स्थापित हैं, जिससे कि जब प्रगणक आपके घर आए तो वो ये पहचान कर पाए कि किस व्यक्ति ने स्वगणना की है, और वो सुगमता से आपका जो यूनिक आईडी आपको मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे वो प्राप्त कर पाए। मैम, जैसे शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, या एक ही परिवार में कई छोटे छोटे विभाजन के बाद अलग अलग रह रहे हैं लोग, उन जिनका मकान एक ही है, तो स्वगणना करते समय उन्हें किस तरह से खुद को रजिस्टर करना है? क्या उन्हें अलग अलग करना होगा? वो मकान एक ही है बट उसमें परिवार अलग अलग रहते हैं। जब हम सेंसस की बात करते हैं तो हम परिवारों के लेवल पे गणना करते हैं, और परिवार का हमारा कॉन्सेप्ट होता है किचन, यानी क्या हम एक ही कॉमन जगह से खाना खाते हैं? तो बिल्कुल संभव है, ऐसा बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे कस्बों में हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा घर है, पैतृक संपत्ति थी, आज की तारीख में 2 भाइयों का अलग अलग परिवार उसमें निवास कर रहा है, 2 जगह अलग अलग खाना बन रहा है। तो बिल्डिंग जरूर एक है, परंतु उसमें 2 जनगणना मकान एवं 2 जनगणना हाउस होल्ड स्थापित हैं। दोनों परिवारों की गणना अलग अलग की जाएगी, और दोनों को हम लोग जहां भी, अगर किचन अलग होता है, ऐसा भी संभव है, अपार्टमेंट्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर रहता है जिसमें कि एक किसी न किसी स्टाफ का परिवार निवास कर रहा होता है। तो बिल्कुल एक ही जनगणना मकान प्रतीत होता है, परंतु उसके अंदर 2 जनगणना परिवार रह रहे होते हैं, 2 अलग अलग परिवार रह रहे होते हैं जो एक ही किचन से खाना खा रहे होते हैं। दोनों की गणना हम लोग अलग अलग करेंगे। मैम, आपने मोबाइल ऐप का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं, ये किस तरह का ऐप है और इसमें किस तरह की सहूलियतें मिली हैं इस बार जनगणना के लिए? ये जिस मोबाइल ऐप की हम बात कर रहे हैं ओम, वो ऐप है HLO ऐप, मकान सूचीकरण ऐप, जिसका प्रयोग प्रगणकों द्वारा किया जाएगा। अर्थात पहले प्रगणक जहां पर आपके यहाँ कागज लेकर पहुंचते थे, वर्तमान में भी उनको कागज दिया जाएगा, परंतु उनको ऐप के माध्यम से अपने डेटा को संग्रहण करना है। तो ये ऐप उनके फोन पे इंस्टॉल्ड होगा। ये बहुत लाइट ऐप है, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई विशेष फोन चाहिए, ये एक बेसिक एंड्रॉइड या आईफोन पे भी चल सकता है, जो बहुत हाई लेवल मॉडल नहीं चाहिए। ये ऑफलाइन ऐप है। ऐसे हमारे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर सिग्नल नहीं आता, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने जनगणना कंप्लीट की और आपका डेटा उड़ गया, तो आपका डेटा एकदम सेव्ड रहेगा जब तक कि आप उसको किसी न किसी जगह पर आके ऑनलाइन सिंक नहीं करते हैं। तो एक विशेष रूप से विकसित ऐप है भारत की पूरी विषमताओं को देखते हुए, और हम लोगों ने प्री टेस्ट में भी देखा कि ऐप ने बहुत अच्छा काम किया। सभी प्रगणकों को बहुत सहूलियत महसूस हुई इस ऐप को यूज करने में, क्योंकि उनके लिए बहुत सुगम हो गया। किसी भी परिवार के पास जाओ और उसको 10-15 मिनट में कवर करके नेक्स्ट परिवार तक, और इनफैक्ट उन्होंने चूज किया, हमारे सभी प्रगणकों ने, कि वो ऐप के माध्यम से जनगणना कराना चाहें।
बिल्कुल। अच्छा, बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए? हम लोगों ने 3 जनपदों में, जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा, वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था, तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था, बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे पुराने शहरों का जो चौक होता है, वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी। हम लोगों ने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की। उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा, बट पहले कुछ दिनों उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हम किसी घर पे जाएं और हमारे साथ कोई कोऑपरेट ना करे, तो हम लोग चाहेंगे कि हम एक टोली बना के जाएं और हम लोग देखें कि घरों में कैसे हम लोग को रिस्पांस मिलता है, फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम अलग अलग जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके यहाँ आएगा, उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है। प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। हमारी इंपॉर्टेंट लर्निंग थी और सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग ये थी कि प्रयागराज में हमने देखा बहुत सारे लोग आगे बढ़कर आए, जिसके लिए हमने उन्हें प्रायोजित नहीं किया था, जिसके लिए हम उनसे मिले भी नहीं थे, बट बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि विशेष रूप से आगे बढ़कर आए। उन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया, जनता को समझाया कि जनगणना प्रक्रिया में भाग लेना क्यों आवश्यक है। हमने प्रयागराज में यह भी देखा कि घर घर तक बात पहुंचाना कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रयागराज में एक अनूठी पहल की गई वहां के नगर आयुक्त श्री सई साजिश तेलम द्वारा कि कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से बार बार अनाउंसमेंट कराई गई और उनको बताया गया कि ये प्री टेस्ट है। बिल्कुल सबको पता था कि हम एक तरीके का मॉक ट्रायल कर रहे हैं, सबको बताया गया प्री टेस्ट है और प्रगणक आपके घर आएगा और वो डेटा कलेक्ट करेगा, बट कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। तो प्री टेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर को आ रही थी, उनको इंप्रूव किया गया। उनको आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है। तो ये भी माना जा रहा है कि जो चीजें प्री टेस्ट में अगर कोई चुनौतियां हमारे सामने भी आई, तो अब वो कम से कम मेन जब हम जनगणना कराने जा रहे हैं 22 मई से, तो उसमें ये हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैम, बहुत बेहतर अनुभव रहेगा लोगों का। ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? मैं आपके प्रश्न को 2 भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है। तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा, और ये गाइडलाइन हमने अपने सभी शहरी निकायों को यहाँ के स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से समझाया भी है कि स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है, उनको विकसित करने की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया हैं। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है, या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं, तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को, शाम के 5 बजे के बाद जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनकी भी गणना की जाती है। और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है, जिसमें सभी को कवर किया जाता है। जैसे आपने बताया कि झुग्गी बस्तियों और
और अनियमित कॉलोनियों के लिए अलग ब्लॉक बनाया जाता है, क्या ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं से जुड़े डेटा संग्रह में भी कुछ अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए ही डेटा सेम होता है, क्योंकि हमारी प्रश्नावली पूरे देश के लिए सेम है। बट जो हमारा डेटा का प्रकाशन होता है वो ग्रामीण ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों में हमारा डेटा का प्रकाशन वार्ड स्तर पे होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे डेटा का प्रकाशन राजस्व ग्राम स्तर पे होता है। तो दोनों अलग अलग हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है सेंसस टाउन का, यानी सेंसस नगर। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें नगर जैसी सारी सुविधाएं विकसित हो गई, परंतु किसी भी कारण से उनको संवैधानिक नगर नहीं घोषित किया गया, उनका अधिसूचना नहीं जारी हुई, उनका गजट नहीं जारी हुआ। तो ऐसे नगरों का चिन्हांकन भी सेंसस के दौरान ही किया जाता है और आने वाले समय में, मतलब अगली जनगणना तक या आगे जो भी समय आएगा, इसी को आधार बनाकर जो हमारी राज्य सरकार होती है, इन्हीं को आधार बनाकर संवैधानिक नगर घोषित करती है। उनको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सुविधा मिलती है कि ऐसे कौन सी जगहें हैं जहां पर सारी शहरी सुविधाएं विकसित हो गई हैं परंतु अभी उसको संवैधानिक नगर घोषित नहीं किया है। ये जनगणना के काम में लगभग 6 लाख कर्मियों की तैनाती की गई है। उनकी मुख्य भूमिकाएं क्या होगी और उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है? जो 6 लाख लोगों को हम लोगों ने तैनात किया है, उनका प्रशिक्षण बहुत ही रोचक होता है। उनको 3 दिन तक प्रशिक्षित किया जाता है। ना सिर्फ उनको प्रश्नावली के बारे में बताया जाता है, प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है, जो जितने हमारे पास लीगल प्रोविजन है, कानूनी व्यवस्था है, उनके बारे में बताया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंटली उनको बताया जाता है कि किसी भी प्रश्न को किस प्रकार से पूछना है। हमारे देश में बार बार ये मेरे से प्रश्न पूछा जाता है और बार बार ये समस्या भी आती है कि कोई ग्रामीण परिवार है और उनका बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, तो क्या उसको 2 बार गिनेंगे? क्योंकि ग्रामीण परिवार भी उसको बोलेगा और जहां रह रहा है वहां पे भी उसको गिना जाएगा। तो हम लोग एन्यूमरेटर को कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो बार बार परिवार को पूछे कि बेटा कितने दिन में आता है, कहाँ नौकरी करता है। तो हर प्रश्न को एक साइंटिफिक रूप से एन्यूमरेटर पूछ सके, 100 तरीके से एक ही प्रश्न को पूछ सके और सही डेटा प्राप्त कर सके। इसके लिए एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का एक बहुत मुख्य पार्ट होता है रोल प्ले, जिसमें उसको बेस्ट एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस दोनों दिए जाते हैं कि बहुत अच्छा अगर हमारा रिस्पोंडेंट परिवार है जो हमें उत्तरदाता है, अगर वो बहुत अच्छा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, और अगर वो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है जनगणना के प्रश्नों का उत्तर देने में तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले का भी इसमें महत्व होता है। वर्तमान में क्योंकि हम लोग डिजिटल जनगणना कराने जा रहे हैं तो इनका एक बहुत बड़ा डिजिटल, इनको ऐप पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे इनको फील्ड में कभी प्रॉब्लम ना आए कि कैसे ऐप चलाना है, कैसे डेटा का संग्रहण करना है। अधिकांश प्रगणक इसको बहुत सरलता से सीख लेते हैं। मुख्य भूमिका हमारे प्रगणक की होती है। प्रगणक से हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति जो कि डेटा का संग्रहण करेगा क्षेत्र में जाके, उसको जो आवंटित क्षेत्र है, वो बिल्कुल उसकी मुख्य भूमिका यही है कि उसको एक क्षेत्र आवंटित किया जाता है, एक निर्धारित क्षेत्र है, और वहां पर जाके उसे निर्धारित प्रश्नावली पर डेटा का संग्रहण करना है। इससे भी ज्यादा अधिक मुख्य बात जो उसको ध्यान रखनी है कि उसको डेटा का संग्रहण पूरी सच्चाई के साथ करना है, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर कुछ प्रेशर हो सकता है उसकी अपनी पर्सनल बायस हो। तो कहीं ना कहीं उनको इसके लिए भी जागरूक किया जाता है कि आपको लिखना वही है जो हमारा रिस्पोंडेंट बता रहा है। सेंसस ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें हम लोग किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी चीज की सच्चाई को प्रूव करने के लिए कहें। तो यदि हमारा परिवार जो भी आंसर दे रहा है आपको वही रिकॉर्ड करना होता है। आप उससे पूछ जरूर सकते हैं कि आप तो कह रहे हैं हमारे घर में बिजली नहीं है बट आपके यहाँ पंखा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप उसको कोशिश कर सकते हैं कि आपका रिस्पोंडेंट एकदम सही आंसर दे। बट एन्यूमरेटर के लिए बहुत आवश्यक है कि वो बिना किसी भी बायस से प्रभावित हुए एकदम जो उसके आंसर्स हैं उनको वैसे ही रिकॉर्ड करे और पूरी जो उसका क्षेत्र है उसमें निर्धारित समय अवधि में अपना कार्य पूर्ण करे। निश्चित रूप से प्रगणक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है, उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टेटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते
बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी दशा में किसी के भी पूछने पर आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे, और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है, और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है? सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच, तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखती हैं आप? उत्तर प्रदेश के बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए, और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे। तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती हैं। शहरी क्षेत्र की समस्याएं जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने 1 माह के अवधि के दौरान और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोग के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं। तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं? बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा
आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं। इसका मतलब अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं, इनको पार्टिसिपेट करना ही है? सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे। यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं। न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया, प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहाँ पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा 2 स्तर का कैंपेन है। एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वयगणना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए। तो स्वयगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना ID शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में, तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले। जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी? मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें। निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ओम जी। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।